हाय। आज हर कोई भारत को लेके बुलिश है, चाहे वो हेड्स ऑफ स्टेट्स हो, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हो या इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर्स हो। आज सभी भारत के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके एक्साइटेड हैं। और जिस स्पीड से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का सपना लगता है जल्दी पूरा हो जाएगा। According to IMF data, India's GDP will reach $4.2 trillion in the next fiscal year. At this rate of growth, it will still take India 3 years to surpass Japan, that's to become the fourth largest economy. Which brings us to the question, will India become a $5 trillion economy? Well, nominal growth will have to average 9.1% for India to reach this goal by 2027. If that happens, India will surpass Germany as well. You see, at its very core, economic growth 3 factors के ऊपर डिपेंड करती है: लैंड, लेबर और कैपिटल। और आज भारत के फेवर में ये तीनों ही फैक्टर्स का संगम हो रहा है। प्लस अगर आप इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और विल टू रिफॉर्म को मिक्स करें तो इसे शायद हम इकोनॉमी रनिंग ऑन स्टेरॉइड्स भी कह सकते हैं। अगर आप इस इकोनॉमिक स्टोरी को इग्नोर करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन एक बात से आप एस्केप नहीं कर सकते, और वो है इंडिया का टाइम। और इसलिए आज हम ये सीरीज लेकर आए हैं जहां हम आपको फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करने वाले सेक्टर्स को हाईलाइट करेंगे और उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करेंगे। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के तीसरे पहलू को, यानी कि कैपिटल को। जी हाँ, आज हम कवर करने जा रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जहां हम आपको बताएंगे की मैक्रो इंडिकेटर्स जो इस सेक्टर को शेप कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, उस पर एक ओवरव्यू और उसके की ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। इस सेक्टर में कंपेटिटिव लैंडस्केप कैसा है, उस पर भी हम लाइट थ्रो करेंगे। इस सेगमेंट में हम भारत की टॉप 8 SFBs के AUM ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ब्रांचेस ग्रोथ, यील्ड्स ऑन एडवांसेस, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, कॉस्ट टू इनकम, रिटर्न ऑन एसेट्स जैसे मेट्रिक्स पर एनालिसिस और रैंक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस। और यही टेम्पलेट हम आने वाले सभी सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियोस के लिए करेंगे। फिर हम सेक्टर के सामने आ रहे चैलेंजेस और उसके बारे में भी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। IMF के एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इनकम फाइनेंशियल ईयर 23 से 26 के बीच 5.3% CAGR से ग्रो करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट हम भारत की राइजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन पे देख सकते हैं, जो कि प्रोजेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक 18.1 करोड़ हाउस होल्ड्स को इंक्लूड करेगा। आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 12 में ये आंकड़ा सिर्फ 4.1 करोड़ हाउस होल्ड्स का था। और जब इतने सारे लोग मिडिल इनकम ब्रैकेट में ऐड होते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन बैंकिंग में कितने लोगों का इंक्लूजन होगा। प्लस इसमें अगर आप ऐड करिए इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और बेसिक नेसेसिटीज़ का मीट होना, एक चीज़ तो कन्फर्म्ड है, इस पॉइंट इन टाइम से आगे लोगों के एस्पिरेशन सिर्फ बढ़ने ही वाले हैं। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया का फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ही होने वाला है, स्पेशली जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज को केटर कर रहे होंगे। जब लोगों के सपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के नहीं, मगर कोई धंधा शुरू करने के या छोटा सा खुद का घर लेने या फिर किसी वस्तु को खरीदने के होते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए वो क्रेडिट यानी कि उधार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें अब एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो उसे पूरा करने में सक्षम है। आज अगर हम हमारे देश का सेगमेंट वाइज लोन ब्रेकअप देखें तो एज ऑफ 31 मार्च 2023 रिटेल लोन शेयर 32% टच कर गया है। और अगर हम रिटेल लोन मिक्स को और भी थोड़ा जूम इन करें तो हमें पता चलता है कि लगभग 50% लोन्स लोगों की हाउसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए ही दिए जाते हैं, फॉलोड बाय पर्सनल लोन एंड ऑटो लोन। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी जैम ट्रिनिटी, यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल डेटा का पेनिट्रेशन ने पिछले कुछ सालों में भारत के इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है।
और आने वाले सालों में भी ये हमारे देश की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बढ़ती परचेजिंग कैपेसिटी और एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि पीएम आवास योजना ने भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग प्राप्त करने के लिए आने वाले समय में क्रेडिट डिमांड को मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकती है। और वैसे भी अगर हम देखें तो भारत में क्रेडिट पेनिट्रेशन आज दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। चाइना के क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो के कंपैरिजन में इंडिया काफ़ी पीछे है, जो हमें बताता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने कितना बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल मार्केट है। स्पेशली अगर हम रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में क्रेडिट पेनिट्रेशन देखें तो हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के दम पर ये एक ह्यूज क्रेडिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 से 25 के बीच भारत में रिटेल क्रेडिट ग्रोथ 14 से 15% CAGR से ग्रो करेगा और फाइनेंशियल ईयर 24 में वो और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर होगा। और क्रिसिल का मानना है कि इस स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए भारत में डिपॉजिट ग्रोथ भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। 1 अप्रैल 2023 से डेट म्यूचुअल फंड से टैक्स एडवांटेज छीन जाने के बाद एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में हमें कुछ 11 से 12% डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन सभी रीजंस की वजह से एनालिस्ट का मानना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक इन ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में वेल प्लेस्ड है और उनके इस कन्विक्शन के पीछे के मेन रीजंस हैं सेक्टर में साइक्लिकल अपटर्न, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, हेल्दी लोन बुक और लो डिफॉल्ट रेट्स। आइए नेक्स्ट जानते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर आउटलुक की ओर और उसे सपोर्ट करने वाले कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स की। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आखिर हैं क्या और ये बाकी के बैंक से डिफरेंट कैसे होते हैं। वेल, अनलाइक कमर्शियल बैंक्स जो किसी को भी सर्व कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ अंडर सर्व सेक्शंस जैसे कि मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड अदर स्मॉल बिजनेसेस को केटर करने का काम करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑल इन ऑल इकोनॉमिक इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं जो कि RBI के थ्रू गवर्न रहते हैं, जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक्स। हालांकि SFBs और कमर्शियल बैंक्स में कई मेजर डिफरेंसेस हैं। RBI ने कई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बैंकिंग लाइसेंस दिया है, प्रोवाइडेड कि वो अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को सेविंग्स और क्रेडिट प्रोवाइड करें। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और बाकी कमर्शियल बैंक्स में मेनली ये डिफरेंस होता है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स उन लोगों को स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं जिनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ का एक्सेस नहीं है और साथ ही एसेट्स भी नहीं है जिसके अगेंस्ट कोई कमर्शियल बैंक उन्हें लोन दे सके। RBI की लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग या कोलेटरल फ्री लोन्स सिर्फ उनको दिए जाने चाहिए जिनकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपए से कम हो। और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में भी बैंक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल यानी कि JLG मॉडल के थ्रू लोन्स डिस्पर्स करती है। JLG मॉडल में इंडिविजुअल्स बिना किसी कोलेट्रल के लोन ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप इंश्योर करती है कि लोन रिपे हो जाए। ऐसे ही कम्युनिटी और ग्रुप सपोर्ट की वजह से बोरोवर को इजीली लोन मिल सकते हैं और इससे क्रेडिट डिसिप्लिन भी प्रमोट होता है। इंडस्ट्री एज अ होल की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के एडवांसेस और एसेट्स या लोन्स अंडर मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में AUM कहेंगे, वो फाइनेंशियल ईयर 23 टू Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच 29% CAGR से ग्रो हुए हैं। क्रिसिल का कहना है कि एज ऑफ 30 जून 2023 भारत की टॉप 3 SFBs का टोटल AUM में लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 17 में 55% हुआ करता था। एज ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 टॉप 6 SFBs मार्केट का 85% कैप्चर करके बैठे हैं। क्लियरली हम इस स्पेस में काफ़ी कंसोलिडेशन देख रहे हैं। पैंडेमिक और उसके चलते आई इकोनॉमिक अनसर्टनिटी के कारण फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में हमने SFBs के लोन डिसबर्समेंट्स में स्लो डाउन देखा था, एज ये बैंक्स लोन्स देने में काफ़ी सिलेक्टिव और कॉशियस हो गए थे। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी में रिवाइवल देखने को मिला और बिजनेस ऑपरेशन नॉर्मलाइज हुए, SFBs के AUM में हमने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है। एज ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 SFBs का AUM 1900 बिलियन रुपीस का मार्क क्रॉस कर चुका है और एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच ये सेक्टर 22 से 24% की अग्रेसिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर सेट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आज ट्रांजिशन फेज से सक्सेसफुली बाहर आ गए हैं, प्लस ये लाइकली है कि वो अगले 2.5 साल में अपने ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट उठाना शुरू करेंगे।
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में ग्रोथ इन 5 फैक्टर्स के जरिए आ सकती है। ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी इन रूरल सेगमेंट। देश के जीडीपी में 47% कंट्रीब्यूट करने के बावजूद रूरल सेगमेंट का इंडिया के टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग में शेयर 8 से 9% ही है। नेचुरली ये इतना बड़ा गैप एसएफबीज के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस एसएफबीज अब नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग्स लेकर आ रही हैं, जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस, होम्स, फार्मिंग और पर्सनल लोन्स। एसएफबीज आने वाले समय में इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए ही क्रेडिट एक्सेस इजी कर देंगी। प्रेजेंस ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट चैनल्स। इन रिमोट एरियाज में ज़्यादातर क्रेडिट इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू ही दिया जाता है, जिसका मतलब है कि इन एरियाज में एक ह्यूज अनबैंक्ड पॉपुलेशन है। इस मार्केट को टैप करने के लिए भी एसएफबीज के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। अगर एसएफबीज अपना पोर्टफोलियो और अपनी रीच एक्सपैंड करने पे फोकस करें तो वो और भी हाई ग्रोथ रेट्स क्लॉक कर सकते हैं, जैसे जैसे वो नई जियोग्राफीज को टैप करते हैं। पिछले 3 सालों से रूरल और सेमी अर्बन में एसएफबीज की ब्रांचेस काफ़ी कांस्टेंट रही हैं। अगर वो अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करते हैं तो वो उन्हें उनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने में भी मदद करेगा। लोन रिकवरी एंड कंट्रोल ऑन एनपीएस। डिफॉल्ट रिस्क की मॉनिटरिंग और डेट कलेक्शन में एसएफबीज काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गई हैं, स्पेशली उनके पास मौजूद डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी को कंसिडर करें तो ये उनकी एसेट क्वालिटी को हेल्दी रखने में मदद करेगा और क्रेडिट ग्रोथ का फाउंडेशन स्टेडी रखेगा। Access to low cost funds and huge cross selling opportunity. Since small finance banks current account और savings account के जरिए funds raise कर सकते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ फंड एनबीएफसीज के कंपैरिजन में सस्टेनेबली लो होता है। ये उन्हें अलाउ करता है अपने कस्टमर्स को रीजनेबल कॉस्ट पे लोन प्रोवाइड करने में, जिससे उन्हें अपने बाकी के प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। इसके साथ साथ हम स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर में एक और ट्रेंड देख रहे हैं और वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज बियॉन्ड माइक्रो फाइनेंस। जी हाँ, इनिशियली जिन 10 बैंक्स को एसएफबी लाइसेंस दिया गया था वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थी, जिनके लिए माइक्रो फाइनेंस ही एक सेंट्रल प्रोडक्ट था। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें एक शिफ्ट देखने को मिला है, जहां एसएफबीज अब एमएसएमई लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड लोन्स, सीवी, नॉन सीवी लोन्स एंड 2 व्हीलर लोन्स की ओर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहा है। एक टाइम था जब माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से 90 से 95% आता था, लेकिन आज वो नंबर 34% तक नीचे आ गया है। अब अगर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो सिंस एसएफबीज प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में हायर इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करते हैं और आने वाले टाइम में एसएफबीज तेजी से अपने ब्रांचेस एक्सपैंड करेंगे, ये एस्टिमेट किया गया है कि अब से लेके फाइनेंशियल ईयर 25 तक एसएफबीज में डिपॉजिट्स 40 से 45% सीएजीआर से ग्रो करेंगे। अब जब हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो हमें बैंक्स के कासा रेशियो को समझना और एनालाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने बताया, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट्स एसएफबीज के लिए बहुत ही चीपर फंड रेजिंग मैकेनिज्म है और कासा का बैंक के टोटल डिपॉजिट्स में शेयर यानी कि कासा रेशियो से हमें आइडिया आता है कि बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स हाई है या लो। फाइनेंशियल ईयर 22 के पीक के बाद Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में एसएफबीज का कॉस्ट ऑफ रेशियो घटकर 36% तक आ गया है। हालांकि क्रिसिल का मानना है कि ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स एसएफबीज टफर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को मीट करते हुए ग्रेजुअली अपना बैंकिंग बिजनेस बिल्ड करेंगे और जब ऐसा होगा और उनके डिपॉजिट्स में ग्रोथ आएगी, वैसे ही उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम होंगे। वैसे जब हम कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट 2 से 3 सालों में एसएफबीज की बोरोइंग और रिसोर्स प्रोफाइल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 18 में एक्सटर्नल बोरोइंग्स का शेयर एसएफबी के रिसोर्स फंड्स का 44% हुआ करता था और आज वो घटकर 12% तक आ पहुंचा है और उसी दौरान हमने शेयर ऑफ डिपॉजिट्स को 38% से 71% तक राइज होते हुए देखा है। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में डिपॉजिट ग्रोथ रेट ने क्रेडिट ग्रोथ रेट को चेस किया है, लेकिन क्रिसिल का मानना है कि बढ़ते कंपटीशन के साथ डिपॉजिट ग्रोथ रेट इंच अप हो सकता है और क्रेडिट ग्रोथ को कंफर्टेबली सपोर्ट कर सकता है। साथ ही कैपिटल एडिक्वेसी और सीआरआर एसएलआर रेशियो मेंटेन करने पर ये एसएफबीज अपनी लिक्विडिटी प्रोफाइल को और भी मजबूत कर रहे हैं। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ मनी जो बैंक्स को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना होता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है।
जो एक कमर्शियल बैंक को लिक्विड कैश, गोल्ड या लिक्विड सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है। सिंस किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए उनके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उनकी एसेट क्वालिटी, आइए बात करते हैं एसएफबी इंडस्ट्री में क्या सीन है। फाइनेंशियल ईयर 21 में यानी कि पोस्ट कोविड स्पाइक के बाद ओवरऑल एसएफबी इंडस्ट्री के ग्रॉस एनपीएस 4.1% थे, लेकिन आज वो घटकर 2.3% तक आ गए हैं। कहा जाता है कि अगर ये बैंक्स अपने क्रेडिट डिस्बर्समेंट्स में ऐसी ही प्रूडेंस रखते रहे तो ये आगे चल के और भी इम्प्रूव हो सकता है। बिग या स्मॉल बैंक्स के लिए लोन्स ही उनके मेजॉरिटी एसेट्स होते हैं और यही सबसे ज़्यादा रिस्क कैरी करते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी बैंक कैसे इस रिस्क को मैनेज करती है और साथ ही में कैसे मेजर्स लेती है अपनी एसेट क्वालिटी को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने के लिए। एसेट क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसे एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल फर्म के लिए एनपीए वो लोन या एडवांस होता है जिसके बदले में मिलने वाला प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट 90 से ज़्यादा डेज के लिए ओवरड्यू रहा हो। ग्रॉस एनपीए एक एब्सोल्यूट नंबर है जो आपको किसी भी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की टोटल वैल्यू बताता है। चलिए, अब जब हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर का थोड़ा पिक्चर समझ ही लिया है तो थोड़ा उसमें मौजूद प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। इस वीडियो के लिए हमने टॉप 8 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर किया है और ताकि हम आपको एक क्वांटिटेटिव पिक्चर दिखा सकें, हम इन बैंक्स को हर एक पैरामीटर पर उनकी रैंकिंग के मुताबिक पॉइंट्स देंगे और आखिर में एक टेबल के थ्रू उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को समराइज करेंगे। यानी कि अगर कोई बैंक एक पैरामीटर में सबसे बेस्ट है तो उन्हें 8 पॉइंट्स मिलेंगे और जो सबसे लास्ट रैंक्ड है उसे 1 पॉइंट मिलेगा। ये स्कोरिंग हम 8 कंपनीज के लिए सभी पैरामीटर्स पे करेंगे और फिर लास्ट में टोटल पॉइंट्स के हिसाब से रैंक करेंगे। क्लियर है? कमेंट में यस लिख के बताइए कि क्लियर है आपको। सबसे पहले है AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ। AUM यानी कि बैंक्स द्वारा दिए गए लोन्स की टोटल मार्केट वैल्यू। फाइनेंशियल ईयर 23 में इक्विटास एसएफबी ने 35% से अपने AUM ग्रो किया था, फॉलोड बाय उज्जीवन एसएफबी एट 33% और 20% AUM ग्रोथ के साथ जन एसएफबी इस पैरामीटर में हमारी रैंकिंग में लास्ट आती है। अगर उनके फाइनेंशियल ईयर 23 में इस पैरामीटर पर हमारे फ्रेमवर्क पे स्कोर करना हो तो इक्विटास एसएफबी को 8 पॉइंट्स मिलेंगे, उज्जीवन एसएफबी को 7 पॉइंट्स और जन एसएफबी जिसका लोएस्ट AUM ग्रोथ रहा इस पीरियड में उन्हें 1 पॉइंट अवार्ड किया जाएगा। बात करें अगर डिपॉजिट ग्रोथ की तो सेम पीरियड में 40% के साथ उज्जीवन एसएफबी और 36% के साथ उत्कर्ष एसएफबी ने सबसे अधिक ग्रोथ पोस्ट करी है और 15% डिपॉजिट ग्रोथ के साथ सबसे पुअर परफॉर्मर इस मैट्रिक में ESAF एसएफबी रही है। तो अगर हमें डिपॉजिट ग्रोथ के पैरामीटर पर इनको स्कोर करना हो तो उज्जीवन को 8 पॉइंट्स मिलते हैं, उत्कर्ष को 7 पॉइंट्स और ESAF एसएफबी को 1। लेकिन अगर ब्रांचेस के ग्रोथ की बात करें तो पहला नंबर आता है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का। फाइनेंशियल ईयर 23 में बैंक ने 33.9% ईयर ऑन ईयर से अपने बैंकिंग आउटलेट्स को ग्रो किया था, फॉलोड बाय ESAF एसएफबी एट 21.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एज यूजुअल अब इनको पॉइंट्स भी दे देते हैं। फिनकेयर को मिलते हैं 8 पॉइंट्स, फॉलोड बाय 7 टू ESAF एसएफबी और जैसा कि आप देख सकते हैं सूर्योदय एसएफबी ने सबसे कम ग्रोथ दिखाई है तो उन्हें दिया जाता है 1 पॉइंट। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में इन एसएफबीज के द्वारा पोस्ट करे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स और इंडिकेटर्स की। जन एसएफबी के यील्ड्स ऑन एडवांसेस सबसे ज़्यादा हैं, फॉलोड बाय ESAF एसएफबी और उज्जीवन एसएफबी। यील्ड्स ऑन एडवांसेस यानी कि इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज एडवांसेस, ये रेशियो हमें लोन पोर्टफोलियो का एवरेज लेंडिंग रेट बताता है। हाई यील्ड्स टू एडवांसेस दो प्रेफरेबल इंडिकेट करता है कि बैंक रिस्की लेंडिंग में इन्वॉल्व है और चांसेस हैं कि वो आने वाले समय में एसेट क्वालिटी इश्यूज फेस कर सकते हैं। चलिए तो अब पॉइंट्स दे देते हैं। फिनकेयर एसएफबी को 8 पॉइंट्स मिलते हैं और इस मैट्रिक पे सबसे पुअर परफॉर्म करने वाली AU एसएफबी को 1 पॉइंट मिलता है। सेकेंडली, अगर हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करें तो सभी प्लेयर्स के ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, लेकिन 5.63% के साथ AU एसएफबी का सबसे चीप है और जन एसएफबी का सबसे एक्सपेंसिव है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी कि बैंक्स मार्केट से किस रेट पे फंड्स लेंड करती हैं। बैंक्स के लिए ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा होता है, एज ये उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को तो पोर्ट्रे करता ही है, लेकिन मार्केट में ये वो अपने कस्टमर्स को भी इजीली पास ऑन कर सकते हैं।
तो इस मैट्रिक पे AUSFB को 8 पॉइंट्स अवार्ड होते हैं और जन SFB को 1। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में 9.68% के साथ ESAF-SFB के नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे ज्यादा रहे हैं। 5.56% के साथ लिस्ट में सबसे लो है AUSFB, इसलिए AUSFB को 1 पॉइंट दिया जाता है, ESAF को 8। वैसे जस्ट टू बी क्लियर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट से जनरेट होने वाली इनकम और उनके बोरोइंग या डिपॉजिट्स पे दिए जाने वाले इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। बाद में अगर हम कॉस्ट टू इनकम की बात करें तो 54.15% के साथ फाइनेंशियल ईयर 23 में उत्कर्ष SFB सबसे कॉस्ट एफिशिएंट रही है, फॉलोड बाय उज्जीवन SFB, और 66.13% के साथ फिनकेयर सबसे कम। कॉस्ट टू इनकम रेशियो एक ऐसा मेट्रिक है जो हमें बताता है कि बैंक की इनकम में से कितना प्रोपोर्शन उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे स्पेंड होता है। ये नंबर जितना कम उतना अच्छा होता है। स्कोर कार्ड में ऐड करें तो उत्कर्ष SFB को 8 मिलते हैं और फिनकेयर को 1 पॉइंट। और लास्टली अगर बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो जीवन SFB सभी से बेटर परफॉर्म कर रही है, फॉलोड बाय उत्कर्ष SFB एंड इक्विटास। बैंक्स के लिए ये रेशियो सबसे इफेक्टिव माना जाता है, एज यहाँ पर कैश फ्लो एनालिसिस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो हमें बताता है कि अपने एसेट्स पे बैंक कितना प्रॉफिट कमा रही हैं। और अगर हमें इन 8 बैंक्स को रैंक और स्कोर करना हो तो और जीवन को 8 पॉइंट्स मिलते हैं और सूर्योदय को 1। आखिरी में इन बैंक्स को कंपेयर करते हैं एसेट क्वालिटी के बेसिस पे। 3.25% GNPA के साथ फिनकेयर SFB की एसेट क्वालिटी सबसे खराब है और 1.66% के साथ AUSFB की सबसे बेहतर। लेकिन सिंस इक्विटास SFB और उज्जीवन SFB का सेम GNPA है, अगर हमें दोनों की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करनी है तो हमें पता चलेगा उनके प्रोविजन कवरेज रेशियो से, जो हमें बताता है कि बैड लोन्स के लिए बैंक्स ने कितना फंड साइड पर रखा हुआ है जो उन्हें इन एसेट्स को कवर करने में आ जाएगा इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो। और ये नंबर जितना ऊपर हो उतना अच्छा, और जनरली कहा जाता है कि ये 70% से ऊपर हो तो हेल्दी है। तो इसके अकॉर्डिंग उज्जीवन की फाइनेंशियल हेल्थ इक्विटास से बेटर है और हम भी हमारे स्कोर कार्ड में इसी तरह ट्रीट करेंगे। अब सिंस हमारे लिए जन SFB के फाइनेंशियल ईयर 23 नंबर्स अवेलेबल नहीं है, हम उनके Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स कंसिडर करेंगे स्कोरिंग करने के लिए। बात करें ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन की, और ध्यान रहे हम यहाँ कोई पॉइंट्स नहीं देंगे। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का 63% बिजनेस पोर्टफोलियो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से बनता है, फॉलोड बाय फिनकेयर SFB एंड उत्कर्ष SFB। आखिरी में बात करते हैं इन SFBs के प्रोडक्ट मिक्स की। जैसा कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी SFBs में माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग का शेयर काफ़ी भारी है, एक्सेप्ट AUSFB एंड इक्विटास SFB। इन सभी में से इक्विटास SFB की लेंडिंग सबसे डाइवर्सिफाइड देखने को मिल रही है अक्रॉस प्रोडक्ट सेगमेंट्स। बात करें पिछले एक ईयर में इन कंपनीज के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस की, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है, फॉलोड बाय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और हाँ, ध्यान रहे फिनकेयर SFB अनलिस्टेड है और ESAF और उत्कर्ष SFBs रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हैं जहां हमने ऊपर डिस्कस करे सभी मैट्रिक्स पर भारत की 8 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को रैंक किया है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल ईयर 23। इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट सभी मैट्रिक्स पर उज्जीवन SFB ने लगभग बेटर परफॉर्म किया है, जिसका इम्पैक्ट हम उसके शेयर प्राइस रिटर्न्स में देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्कोरिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 23 में उज्जीवन SFB क्लियर विनर है और सूर्योदय SFB ने लास्ट फिनिश किया है। चलिए अब इस सेक्टर के जुड़े चैलेंजेस को समझते हैं। सिंस ये स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडस्ट्री मेनली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को केटर करती है, यहाँ पर उन्हें कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले है हाई कॉस्ट ऑफ रीचिंग कस्टमर। रूरल इंडिया में लोन्स प्रोवाइड करना, यानी कि रिमोट और लोली पॉपुलेटेड रीजन्स में मैन पावर को डिप्लॉय करना और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ऑब्वियस है। यहाँ पे कम लोगों को छोटी टिकट साइज की लोन डिस्पर्स करना और उसे रिकवर करना एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। दूसरा है लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। रूरल सेंटर्स में लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए एक मेजर चैलेंज प्रूव हो रही है। प्रोडक्ट सेल करने से पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, जो कि रूरल एरियाज में लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी का बड़ा मुश्किल है। तीसरा चैलेंज है वल्नरेबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड्स इनकम टू लोकल डेवलपमेंट्स। लो इनकम हाउस होल्ड्स को ज़्यादातर कई अनसर्टनिटीज़ और अनप्रिडिक्टेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर वो कोविड, हाई इन्फ्लेशन या पुअर रेनफॉल भी होती है तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे बड़ा सा झटका लग सकता है। उनके लिए इन हालातों में टाइम पे रिपेमेंट करना मुश्किल हो जाता है
जिसकी वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के फाइनेंशियल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स गिवन है कि ये सेक्टर इतना क्रिटिकल है, यहाँ पर आरबीआई के रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में कोई भी चेंजेस आना इन एसएफबीज के लिए एक चैलेंज बनकर सामने खड़ा हो सकता है। साथ ही जैसा कि हमने बताया कि टेक्नोलॉजी इस बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल है और रेगुलेटर्स के सामने एक कंसर्न ये भी है कि उन एरियाज में जहां बैंक्स फिलहाल प्रेजेंट नहीं है वहां इंटरनेट कनेक्शन अनरिलायबल है। वील हैव टू वेट एंड सी आगे क्या होता है। तो ये थी कहानी स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडस्ट्री की। क्या आपके पास कोई एसएफबी का शेयर है? अगर हाँ तो उस कंपनी ने आपको कितने % रिटर्न्स दिए हैं अभी तक? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। हम आपको याद दिला दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.